दोस्तों, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है और ये बात बिल्कुल सही है। कल जो फ़िरोशियस ब्रीड्स पे बैन लगाया गया भारत सरकार द्वारा, उसमें कई ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि हम सब एस्पायर करते हैं कि उन्हें हम पालें, उन्हें हम समझें। रॉटवीलर, पिटबुल, काने कॉर्सो, टोसाइनो, अकीटा और बहुत सारी लार्ज ब्रीड्स जैसे कैंगल, प्रेसा कैनारियो। कई लोगों ने शायद इनके नाम भी ना सुने हों, लेकिन भारत सरकार ने फ़िरोशियस ब्रीड्स और उससे चलते जो वाक़ये हो रहे थे उसके ऊपर ये बैन लगाया है। पहले इस बैन को हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या। कोई भी इंसान जो इन सब ब्रीड्स 28 ऐसी ब्रीड्स हैं जिनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया है, इन्हें ना पाल सकता है, ना ब्रीड कर सकता है, ना बाइंग कर सकता है, ना सेलिंग कर सकता है। इसका ये मतलब है कि जो ऑलरेडी हैं उन्हें तो ऑफ़ कोर्स यूथेनाइज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें स्टेरलाइज़ ज़रूर किया जाएगा। और जो आने वाली आगामी नस्लें हैं वो हम शायद आने वाले 8 या 10 सालों में विलुप्त होते हुए देखेंगे। रॉटवीलर्स भी उसमें से एक है, उसके साथ भी ये पहले हिस्ट्री हो चुकी है। आज का जो मॉडर्न रॉटवीलर है वो सिर्फ 2 सर्वाइविंग रॉटवीलर्स की वजह से इस दुनिया में है। और वर्ल्ड वॉर के बाद में यही हुआ था कि इनको सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया गया था। रॉटवाइल नाम की जगह है जर्मनी, जहाँ पर किसी ने दया करके इन 2 बच्चों को संभाला था और इन्हें दूसरी ब्रीड्स के साथ में मैनेज करके इन्हें मॉडर्न रॉटवीलर का लुक दिया गया। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रीड्स है ये। तो कहीं थोड़ा सा दिल दुखता है कि ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से या ह्यूमन एरर्स की वजह से एक ब्रीड या ब्रीड्स को ये भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें जो मुख्य कारण है वो ये हैं कि इंडिस्क्रिमिनेट बैकयार्ड ब्रीडिंग। कई लोगों ने इसको अपना धंधा बना दिया। किसी एथिकल ब्रीडिंग प्रोग्राम के ना चलते इन्होंने डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको फिल करना शुरू किया और ये धड़ाधड़ इन बच्चों की ब्रीडिंग करके और किसी के शायद जेनेटिक मेकअप में मिस्टेक हो उसको भी इग्नोर करके सिर्फ एक पपी मिल बनाकर मार्केट में उतार दिया। दूसरा इसका पहलू ये है कि इररिस्पॉन्सिबल ओनरशिप। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ पैसे के दम पर ब्रीड्स खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें वो टेक्निकल ज्ञान नहीं है कि कैसे इन डॉग्स को मैनेज किया जाए, हैंडल किया जाए रिस्पॉन्सिबली। नतीजा ये होता है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं, काटने लगते हैं और फिर हम इन पे एक ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं। अगर हम बैन करना चाहते हैं तो इररिस्पॉन्सिबल ब्रीडिंग और इररिस्पॉन्सिबल ओनरशिप पे करना चाहिए, ना कि एक प्रजाति पर। मेरी भारत सरकार से अपील है एज ए डॉग अफेक्शनेट एंड डॉग एक्टिविस्ट, प्लीज़ इस बैन को रिकंसिडर करें और जैसे मैं सुझाव के दे रहा हूँ उन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए कि जो इनडिस्क्रिमिनेट इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं और इन्हें इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ब्रीड करके इररिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में दे रहे हैं। कई ऐसे बिहेवियरिस्ट हैं, डॉग ट्रेनर्स हैं जिनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इन ब्रीड्स पर अगर शोध किया जाए, इनकी हैंडलिंग के ऊपर काम किया जाए तो ये एक ट्रेनिंग और एजुकेशन का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम इनको ब्लैंकेट बैन कर देंगे तो हो सकता है कि हम यहाँ तो ये इनको बंद कर देंगे, लेकिन ये प्रतिबंध दूसरी ब्रीड जिन पे नहीं है वहाँ पर ये सेम प्रॉब्लम आएगी जहाँ पर हम इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग करेंगे और मार्केट में इस तरह के पपीज़ एंड डॉग्स को उतारेंगे। आज की डेट में जैसे पहले एक टाइम था लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, डोबरमैन, जर्मन शेफर्ड, बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट और बहुत ही हाई लेवल ब्रीडिंग हुई है। अब आपको टॉय डॉग्स जैसे टॉय पूडल, शी त्ज़ू, लासा एप्सो, कल्चर्ड पॉम्स
इस तरह की ब्रीड्स का चलन आप देखेंगे, जो कि मैं कई जोग्राफीज़ में देखता हूँ आफ्टर अ बैन ये होता है। तो ज़रूरत ये है कि हमें समझना है कि वेयर देयर इज़ अ नीड, वेयर देयर इज़ अ डिमांड, देयर इज़ अ सप्लाई। अगर हम डिमांड को कर्टेल कर सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है, और जो सप्लाई है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकें, तो शायद हम इस समस्या के कहीं एक छोर पर पहुंचेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है कि जो सिर्फ़ अपने पैसों के दम पर ये ब्रीड्स एक्वायर करते हैं और उनको डॉग्स के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ केयर टेकर्स और हैंडलर्स के दम पर उनको ले लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर मनी पावर। तो सोचने और विचार करने की ये एक इशू है। मेरे हिसाब से हर जीव को जीने का हक है, और हमें ये हक नहीं है कि हम इस तरह के प्रतिबंध लगाएं कि जिससे कि ये जातियाँ प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएं। आपका क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।